हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पहली मूवी आयरन मैन के बारे में। ये कहानी है टोनी स्टार्क नाम के एक इंटेलिजेंट आदमी की, जिसने काफी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काफी अच्छा मुकाम पा लिया था। टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क, जो कि यूएसए मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे, और साथ ही उनका एक स्टार्क इंडस्ट्री नाम की कंपनी भी थी। जब टोनी 21 साल का था, तब एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। तब से टोनी स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक बन गया था, और टोनी के पिता का एक दोस्त ओबिडियन स्टेन उस कंपनी का एक मैनेजर बन गया था। टेक्नोलॉजिकल स्किल के बदौलत टोनी ने काफी सारे हाईटेक हथियार बनाए और अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उन सभी हथियारों में सबसे पावरफुल हथियार था जेलिको मिसाइल, जिसके बारे में बताने के लिए वो अफगानिस्तान जाता है। वो अमेरिकी सेना को हथियार दिखाने के बाद जब वापस आ रहा होता है, तभी अचानक कुछ आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं सिवाय टोनी के। टोनी उस हमले से बचने की कोशिश करता है, पर आखिर में उसी की कंपनी का बॉम्ब उसके सामने ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से टोनी काफी घायल हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। टोनी को जब होश आता है, तो वो खुद को कुछ आतंकवादियों के बीच घिरा हुआ पाता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी में एक अजीब सी मशीन लगी होती है, जो कि एक कार की बैटरी से कनेक्टेड होती है। वही और एक आदमी होता है जिसका नाम इनसिन होता है। वो आदमी टोनी को बताता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर बॉम्ब का कुछ हिस्सा चला गया था। मैं तुम्हारी बॉडी से उन सभी टुकड़ों को नहीं निकाल पाया, क्योंकि वे काफी छोटे छोटे थे और वो काफी तेजी से तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हारे चेस्ट पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया है, जो कि बचे हुए टुकड़ों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोकेगा। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन आतंकवादियों का लीडर आ जाता है और वो टोनी से कहता है कि जैसा मिसाइल तुमने यूएसए आर्मी के लिए बनाया है, वैसा ही हमारे लिए भी बनाओ, जिसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। टोनी ये जानता था कि मिसाइल तैयार हो जाने के बाद वो उन्हें मार देगा, और यहाँ से निकलना उनके लिए आसान भी नहीं था। इसलिए टोनी और इनसिन वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उन आतंकवादियों के पास स्टार कंपनी के सारे हथियार थे, जो कि टोनी को बिना बताए ही बेचे गए थे। टोनी उन सब का यूज करके एक बुलेट प्रूफ सूट बनाने में लग जाता है, जिससे कि वो आसानी से बाहर निकल सके और उनकी गोलियों का भी उस पर कोई असर न पड़े। टोनी को अपना सूट बनाने के लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है, वो आतंकवादियों से मंगवा लेता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि मिसाइल बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। टोनी सबसे पहले एक आर्क रिएक्टर बनाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, जो कि उन टुकड़ों को उसके दिल तक जाने से रोक रहा है, उन्हें लगातार इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है, और जो बैटरी उसे पावर दे रही होती है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसलिए टोनी एक आर्क रिएक्टर बनाकर उसे अपनी बॉडी में फिट कर देता है। फिर वे दोनों सूट बनाने में लग जाते हैं। वे आतंकवादी सीसीटीवी कैमरा से उन पर नजर रख रहे होते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वो सूट पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसे टोनी पहन लेता है, और टोनी की बॉडी में जो आर्क रिएक्टर होता है वो उस सूट को पावर देता है। पर तब तक उन आतंकवादियों को भी उन पर शक हो जाता है और वे अंदर आने लगते हैं। टोनी का सूट चार्ज हो रहा होता है, इसलिए इनसिन उससे कहता है कि मैं उन्हें जाकर के रोकता हूँ, और वो उन्हें रोकने के लिए बाहर चला जाता है, जिससे टोनी को थोड़ा और टाइम मिल जाता है अपना सूट चार्ज करने के लिए। पर इस हमले में इनसिन मारा जाता है। टोनी का सूट चार्ज हो जाने के बाद वो उन आतंकवादियों को मारने लगता है। उसके इस सूट को देख करके सब कोई हैरान रह जाते हैं। टोनी अपनी पावर का यूज करके सभी को मारता हुआ गुफा से बाहर आ जाता है, और वो अपने फायर वेपन से उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिससे वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। पर ब्लास्ट से पहले टोनी अपने सूट में मौजूद रॉकेट लॉन्चर की मदद से दूर रेगिस्तान में चला जाता है, पर वो सूट इतना एडवांस नहीं होता है कि वो उसे कंट्रोल कर सके, और वो सूट रेगिस्तान में गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। टोनी वहाँ से निकलकर आगे से आने लगता है, जहाँ उसका दोस्त कर्नल उसे ढूंढ लेता है, और फिर वो वापस अपने शहर आ जाता है। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बताता है कि वो स्टार्क इंडस्ट्री के उस जगह को बंद कर देगा जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, क्योंकि वो देख चुका था कि किस तरह से उसके हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि उसके फैसले से स्टैन और स्टार कंपनी में काम करने वाले सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद स्टैन उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, और वो अफगानिस्तान के आतंकवादियों से कैसे बचकर निकला। इस पर टोनी अपने साथ हुए सभी घटनाओं के बारे में उसे बताता है, और वो अपने बॉडी में लगे हुए आर्क रिएक्टर को भी उसे दिखाता है। ये देख करके स्टैन उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, जिससे हम काफी अमीर हो सकते हैं। पर टोनी ऐसा करने से मना कर देता है, और वो एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है, जो कि पिछले वाले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और वो अपने असिस्टेंट पेपर से उसे बदलने के लिए कहता है। वो पुराने वाले आर्क रिएक्टर को फेंक देने के लिए कहता है,
पर पेपर उसे अपने पास रख लेती है और उसे वापस से ठीक करके टॉनी को दे देती है, जिसे टॉनी संभाल कर रखता है। जिसके बाद टॉनी अपने लिए एक सूट बनाना शुरू करता है। इस बार वो पहले वाले सूट से ज्यादा यूनिक सूट बनाने की कोशिश करता है। कई हफ्तों तक काम करने के बाद वो एक एडवांस सूट बना लेता है और वो अपने इस सूट में रॉकेट लॉन्चर भी लगाया होता है, जो कि उसके उड़ने में मदद करेगा। स्टार्टिंग में उसे अपने सूट को कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर वो जल्द ही उस पर कंट्रोल पा लेता है। वहीं रेगिस्तान में उन आतंकवादियों को ढूंढते ढूंढते उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, जिसे वे लोग जोड़कर ये पता लगा लेते हैं कि ये आखिर है क्या। फिर शाम को हम देखते हैं कि टॉनी एक पार्टी में जाता है, जहां एक रिपोर्टर के जरिए उसे ये पता चलता है कि आज भी उसके हथियार इलीगल तरीके से गलत जगह पर भेजे जा रहे हैं, जिसका वे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वो उनके कुछ फोटोज भी दिखाती है। ये सब देखने के बाद टॉनी अपने घर जाता है और अपना सूट पहनकर अफगानिस्तान की ओर निकल जाता है। वो अफगानिस्तान के उस गाँव में चला जाता है जहाँ पर आतंकवादी मासूम लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं। वो वहाँ मौजूद सभी आतंकवादियों को मार देता है और उनके लीडर को गाँव वालों के हवाले करके दूसरी ओर चला जाता है, जहाँ आतंकवादी अपने हथियारों का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो उस जगह को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। आर्मी जब इस हमले को देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये दुश्मनों की कोई चाल है और उन्होंने उनके हथियारों के गोदाम को ब्लास्ट कर दिया है, इसलिए वे उस पर हमला करने लगते हैं। टॉनी अपने दोस्त कर्नल को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि उस सूट में कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ और मैंने ही ये सब ब्लास्ट किया है। ये जानने के बाद उसका फ्रेंड हमला करना बंद कर देता है और टॉनी अपने घर वापस चला जाता है। इस घटना के बारे में जब स्टैन को पता चलता है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि कोई अचानक से उनके हथियारों के गोदाम को ब्लास्ट कर दिया और किसी को इस बारे में खबर तक नहीं हुआ। वो तुरंत अफगानिस्तान चला जाता है उन्हीं आतंकवादियों के पास जिन्होंने टॉनी को किडनैप किया था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टॉनी की किडनैपिंग स्टैन ने करवाया था। वो उसे मरवाना चाहता था ताकि उसके बाद स्टार कंपनी का मालिक वो बन जाए और वो अपनी कंपनी के सारे हथियारों को गलत तरीके से आतंकवादियों को बेचा भी करता था। वो उन आतंकवादियों से पूछता है कि आखिर उनके इलाके में किसने हमला किया था। इस पर वे आतंकवादी उन्हें बताते हैं कि वो कोई और नहीं था बल्कि टॉनी ही था और वो कहता है कि उसने गुफा में भी एक ऐसा ही सूट बनाया था जिसका मॉडल अब हमारे पास है। वो उस मॉडल को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये मॉडल चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। पर स्टैन उस आदमी को मार देता है और वो मॉडल लेकर के वहाँ से चला जाता है। वही टॉनी अपने असिस्टेंट पेपर को कंपनी के मेन कंप्यूटर के सारे डेटा को लाने के लिए कहता है ताकि उसे ये पता चल सके कि उसकी कंपनी के हथियार गलत लोगों को किसने भेजी। पेपर ऑफिस जाकर के सारे डेटा को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रही होती है। तभी वो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स देखती है, जिसे देख कर के वो समझ जाती है कि स्टैन ने ही टॉनी को अफगानिस्तान में किडनैप करवाया था और वो सारा डेटा लेकर के वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी स्टैन वहाँ पर आ जाता है। पेपर उसे अपने बातों में उलझाकर वहाँ से निकल जाती है, पर स्टैन को उस पर शक हो जाता है और वो अपने साइंटिस्ट के पास जाकर के पूछता है कि अभी तक उनका आरके रिएक्टर तैयार हुआ या नहीं, जिसकी उसे अपने सूट में कमी पड़ रही थी। पर वे साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं कि वे टॉनी की तरह एक छोटा सा आरके रिएक्टर नहीं बना पा रहे हैं। इस बात से गुस्सा होकर स्टैन टॉनी के घर जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर के कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है और वो उसकी बॉडी में मौजूद आरके रिएक्टर को लेकर के वहाँ से चला जाता है। वो उस आरके रिएक्टर को अपने सूट में फिट कर देता है और अब उसका आयरन मॉन्गर सूट, जो कि काफी बड़ा और काफी पावरफुल होता है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो उधर टॉनी बिना आरके रिएक्टर के मरने की हालत पर आ जाता है, क्योंकि आरके रिएक्टर के बिना उसकी बॉडी में मौजूद वो डिवाइस काम करना बंद कर देगी और बहुत ही जल्द वे बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल तक पहुंच जाएंगे, जिससे उसकी मौत हो सकती है। तभी टॉनी को ये याद आता है कि पेपर ने उसका पुराना वाला आरके रिएक्टर उसे ठीक करके दिया था। वो किसी तरह से उस पुराने वाले आरके रिएक्टर तक पहुंचता है और उसे अपनी बॉडी में फिट कर लेता है। ये आरके रिएक्टर इतना पावरफुल तो नहीं होता है, फिर भी वो उसे लगाकर स्टैन को रोकने के लिए निकल पड़ता है। वही पेपर भी स्टैन को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को लेकर के वहाँ पर पहुंच चुकी होती है, क्योंकि उसे अब ये पता चल चुका था कि टॉनी को मरवाने वाला स्टैन ही था। पर जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि स्टैन अपने उस सूट को पहनकर उन पर हमला करने लगता है। वो पेपर पर हमला करने ही वाला होता है कि तब तक टॉनी आयरन मैन बनकर वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वहाँ पर आयरन मैन और आयरन मॉन्गर की भी काफी ज्यादा फाइट होती है। आयरन मैन का आरके रिएक्टर कमजोर होने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तब वो देखता है कि स्टैन का सूट पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, यानी अगर उस सूट को काफी ऊंचाई तक ले जाया जाए तो वो फ्रीज हो जाएगा। टॉनी उसे पूरी ऊंचाई तक लेकर के जाता है, जहाँ आयरन मॉन्गर फ्रीज होने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर नीचे आते ही वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। फिर वे दोनों लड़ते हुए लैब के ऊपर पहुंच जाते हैं
जहाँ उनके नीचे एक बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर होता है जिसे टॉनी के फादर ने बनाया था। टॉनी पेपर को कॉल करके उसे उस आर्क रिएक्टर को एक्टिव कर देने के लिए कहता है, पर पेपर पहले तो उसे मना कर देती है क्योंकि इससे टॉनी की भी जान जा सकती है। तब टॉनी उससे कहता है कि तुम इसे ऑन कर दो, मैं यहाँ से फौरन हट जाऊंगा और इसका सारा इलेक्ट्रिक आयरन मॉन्गर पर आ जाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि आर्क रिएक्टर स्टार्ट होने वाला है। पेपर बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो जैसे ही उसे ऑन करती है, आयरन मैन वहाँ से हट जाता है और उस आर्क रिएक्टर से जो खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो आयरन मॉन्गर के आर्क रिएक्टर से कनेक्टेड हो जाती है, जिससे आयरन मॉन्गर खत्म हो जाता है, साथ ही स्टैन भी। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है पिछले रात हुए हमले के बारे में जानने के लिए, जहाँ टॉनी को सभी के सामने झूठ बोलने के लिए कहा जाता है कि वो कोई आयरन मैन नहीं है। पर टॉनी जैसे ही प्रेस के सामने जाता है वो सबको सच बता देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। मूवी के लास्ट में हम ये देखते हैं कि टॉनी के पास निक फ्यूरी नाम का एक आदमी आता है जो कि सिल्ड के डायरेक्टर है। वो उसे बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक सुपर हीरो नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी सुपर हीरो है, और मैं चाहता हूँ कि हम एक सुपर हीरो की टीम बनाएं जिससे कि हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।